हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा फॉर नौकरी। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे सी टेट 2020 के लिए। पेपर टू विज्ञान के लिए हम इस टेस्ट सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। मॉक टेस्ट है जिसमें हम सेट नंबर 17 को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई सेक्शन में भी आप चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करने के लिए शिक्षा फॉर नौकरी पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ PDF मिलेगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन और इसमें कुछ डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आप लोग साथ ही साथ आंसर भी कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटिक फैक्टर, इनमें से कौन सा एक जैविक कारक है ये आपको बताना है निम्नलिखित में से। ऑप्शन नंबर ए इज वाटर, बी इज सॉयल, सी इज माइक्रोब्स और डी इज वायु यानी कि एयर। बताइएगा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बायोटिक फैक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बायोटिक फैक्टर होता है जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स होते हैं उनको हम बायोटिक्स फैक्टर बोलते हैं, और एबायोटिक फैक्टर बोलते हैं जिसको एजेविक बोलते हैं, वो होते हैं हमारे जो नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाते हैं। अब आप इजीली आंसर कर सकते हो इस क्वेश्चन का कि इसमें से कौन सा हमारे पास बायोटिक फैक्टर है और कौन सा नहीं है। आप साथ साथ आंसर करते रहिएगा। तो ऑप्शन सी जो है माइक्रोब्स जिसको हम बोलते हैं जीवाणु, ये क्या है हमारे पास बायोटिक फैक्टर है क्योंकि ये लिविंग थिंग्स में आता है। जैसे हो गया हमारे पास एनिमल्स हो गए और प्लांट्स हो गए, तो ये सब किस में आ गए हैं आपके, ये लिविंग फैक्टर में आ गए हैं। और नॉन लिविंग में जैसे कि हमारे पास वाटर हो गया, सॉइल हो गया या फिर एयर हो गया। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है ये अब हमें बताना है, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वाटर डे। ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च को, बी 20 मार्च को, सी 18 मार्च को या डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो देखिए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, दोनों चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। आंसर करते रहिए आप लोग। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है इसका आंसर तो वो बिल्कुल करेक्ट है। जो वर्ल्ड वाटर डे है जिसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च जो हम बोल रहे हैं, वो विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। और इसका जो मेन रीज़न होता है वो होता है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ठीक है, पानी के संरक्षण के लिए वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। ठीक है भाई, इसीलिए हम 22 मार्च को हमने ये निश्चित किया है। और दूसरी चीज़ इसलिए हमने निश्चित की है जिससे कि अवेयरनेस फैलाई जा सके पानी के संरक्षण के लिए। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड बाय यूनाइटेड नेशंस फॉर डेली एक्टिविटी इज मिनिमम डैश पर लीटर पर पर्सन डे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा दैनिक गतिविधि के लिए अनुशासित पानी की न्यूनतम मात्रा डैश लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होनी चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं भाई। ऑप्शन पहला बोलता है 40 प्रति लीटर या 30 लीटर प्रति व्यक्ति या 50 लीटर प्रति व्यक्ति या 100 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति होना चाहिए। लीटर पर डे पर पर्सन की बात कर रहे हैं। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा दैनिक गतिविधियों के लिए, मतलब दैनिक गतिविधियों के लिए एक व्यक्ति एक दिन में कितना मिनिमम पानी इस्तेमाल कर सकता है इसके बारे में बात हो रही है। आंसर करते रहिए आप लोग। इसका जो राइट आंसर होगा वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ये रिकमेंड किया गया है 50 लीटर। ठीक है भाई, और इस 50 लीटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, पर पर्सन। इसको भी ध्यान रखना है आपको, पर पर्सन पर डे, एक दिन में एक पर्सन द्वारा 50 लीटर मिनिमम वाटर कंजप्शन रिकमेंड किया गया है। और इसमें जो है पर्सन क्या करेगा भाई, ड्रिंकिंग के लिए, ये ड्रिंकिंग के लिए आता है, और आपका कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, और जितनी भी हाइजीन मेंटेनिंग हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन, उसके लिए ये हम मिनिमम वाटर। ऑप्शन नंबर सी 50 के लिए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। आई होप क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन 4 को डिस्कस करते हैं। हाउ मच परसेंट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। एक पोषक स्तर से दूसरे में कितनी प्रतिशत ऊर्जा स्थानांतरित होती है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 90%, ऑप्शन नंबर बी 10%, ऑप्शन नंबर सी 50% या ऑप्शन नंबर डी 100%। बताइएगा भाई क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। पोषक स्तर की बात की जा रही है, कितने प्रतिशत ऊर्जा स्थानांतरित होती है एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने के लिए। बताया भाई क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो देखिए ये होता है फूड चेन में। ये किसकी बात हो रही है, जो ट्रॉपिक लेवल जिसकी हम बात कर रहे हैं ये, तो ये होता है हमारा फूड चेन जिसको बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। तो फूड चेन में ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन द फूड चेन
फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। क्लियर है भाई। और जो बाकी बची हुई 90% एनर्जी है, रिमेनिंग 90% एनर्जी इज यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म ऑफ प्रेजेंट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है भाई। तो एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है वो कितनी होती है, केवल 10% होती है, और 90% यूज़ कर ली जाती है किसके द्वारा, ऑर्गेनिज्म द्वारा। क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फोसाइल फ्यूल। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। फॉसाइल फ्यूल नॉट लिखा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, यही गलती हो जाती है। नहीं के बारे में पूछा, इनमें से जो नहीं है वो आंसर करना है हमें। ऑप्शन ए कोल, बी पेट्रोलियम, सी नेचुरल गैस, या डी बायोगैस। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमारे पास क्या करेक्ट आंसर रहेगा। किसके बारे में बात की जा रही है, नॉट ए फोसाइल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम बोल रहे हैं बायोगैस। बायोगैस जो है फोसाइल फ्यूल नहीं है। बाकी जितने भी हैं सिर्फ क्या है, ये जीवाश्म ईंधन है। क्लियर है भाई। जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये क्या है, ये है हमारे पास फोसाइल फ्यूल। और बायोगैस फोसाइल फ्यूल में नहीं आता है, तो इसलिए हमने इसको ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, डीएनए को हम क्या बोलते हैं ये बताना है भाई। ये डीएनए बायोलॉजी से रिलेटेड है, जी न्यूज़ वाले डीएनए की हम बात नहीं कर रहे हैं, डेली न्यूज़ एनालिसिस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, कभी आप वो आंसर करने के लिए बैठ जाएं। हम बात करें डीएनए, इट इज़ रिलेटेड टू बायोलॉजिकल टर्म है ये। ऑप्शन ए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस एसिड, ऑप्शन नंबर सी डी डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, या डी राइबॉक्सी न्यूक्लिक एसिड। बताया भाई क्या करेक्ट फॉर्म होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों का बेसिक बायोलॉजी में आप इसको पढ़ चुके हैं कई बार। तो जो करेक्ट आंसर है, जो भी लोग ए ऑप्शन दे रहे हैं वो बिल्कुल सही रहेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो किसकी फुल फॉर्म होती है, इट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई आगे, क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा इस वीडियो लेक्चर का हमारा। विच ऑर्गन ऑफ मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ मेल जर्म सेल। नर जर्म कोशिका के स्राव के लिए पुरुष का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है। क्लियर है भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया। आपको बताना है कि जो विच मेल ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल जो होता है वो कौन से अंग से स्त्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रोस्टेट ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी सेमिनल वेसिकल्स, ऑप्शन नंबर सी वृषण जिसको टेस्टिस बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो मेल जर्म सेल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है मेल जर्म सेल, उसी से आप आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन नंबर 7 का। तो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ये होता है हमारे पास वृषण जिसको हम बोलते हैं टेस्टिस। ये क्या सिक्रेट करता है भाई, मेल जर्म सेल को सिक्रेट करता है, और मेल जर्म सेल जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्पर्म। ठीक है भाई, इसी को हम स्पर्म बोलते हैं। और ये किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, ये टेस्टिस के द्वारा प्रोड्यूस होता है। बाकी जो ऊपर के दोनों ऑप्शन है जिसको हम बोल रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसल्स, तो ये क्या होते हैं, ये भी सिक्रेट करते हैं, कुछ फ्लूइड सिक्रेट करते हैं, कुछ फ्लूइड जो होते हैं तरल पदार्थ वो स्त्रावित करते हैं जो स्पर्म में मिक्स हो जाता है, और जिससे क्या होता है स्पर्म की मोबिलिटी और न्यूट्रिशन, मोबिलिटी यानी कि जो उसकी चलने की क्षमता होती है, मोबिलिटी इंक्रीज करते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि और सेमिनल वैक्यूल्स जो है अपने जो फ्लूइड रिलीज करते हैं, और वो कहाँ मिलता है, जाके स्पर्म में मिलता है, तो उससे मोबिलिटी इंक्रीज होती है। दूसरा जो न्यूट्रिशन होता है, पोषक तत्व होते हैं इसमें स्पर्म में, वो इंक्रीज होते हैं। क्लियर है भाई। तो ये मेल जर्म सेल को हम क्या बोलते हैं, मेल जर्म सेल इज नोन एज स्पर्म, इट इज़ प्रोड्यूस बाय टेस्टिस, ऑप्शन नंबर सी। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको सारी टर्म। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, द प्लांट विच इज़ यूज बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ऑन जेनेटिक्स इज। मेंडल द्वारा अनुवांशिकी पर अपने प्रयोग के लिए उपयोग किए जाने वाला पौधा है, पौधे का नाम बताना है भाई, कौन सा पौधा है।
ऑप्शन नंबर ए मटर जिसको हम पी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी मैंगो जिसको हम आम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी रोज़ यानी कि गुलाब, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं है। आंसर कीजिए भाई, कौन सा जो मेंडल साइंटिस्ट थे उन्होंने आनुवांशिकी पर अपने प्रयोग के लिए कौन से पेड़ का, कौन से पौधे का इस्तेमाल किया है, वो आपको बताना है। सो जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो ये था मटर का पौधा जिसको हम बोलते हैं पी, और ये 1856 से 1864 तक ये वैज्ञानिक रहे हैं, और इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया है, मटर के पौधे पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ सेल, निम्न में से किसे कोशिका का आत्मघाती बैग कहा जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं, ए माइट्रोकॉन्ड्रिया है ये, ऑप्शन नंबर बी गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, या ऑप्शन नंबर सी लाइसोसोम्स है, या ऑप्शन नंबर डी राइबोसोम्स है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट भी है सी टेट के रिस्पेक्टिव में, और जितने भी टीचिंग एग्जामिनेशन है जहाँ पर साइंस आपका पूछा जाएगा पेपर 2 में, तो वहाँ ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन भी है और इंटरेस्टिंग भी है। सो सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसे कहा जाता है ये हमें बताना है। 4 ऑप्शंस हैं, तो जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोम्स कहलाते हैं। सुसाइडल बैग ऑफ सेल कोशिका के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं लाइसोसोम्स। और ये क्या होते हैं, ये मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चरल होता है, और ये किसमें नियरली ऑल एनिमल्स, सभी जानवर की जो सेल्स होती हैं उनमें ये पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोलिक एंजाइम्स होते हैं, ये जो लाइसोसोम्स होते हैं इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं भाई। और ये क्या करते हैं, ये डाइजेशन में यानी कि पाचन क्रिया में ये मदद करते हैं लाइसोसोम सुसाइडल बैग्स। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स अफेक्ट विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी। सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, यह आपको बताना है। ए स्किप्ड लंग्स को, फेफड़ों को, बी लीवर यानी कि यकृत को, सी हार्ट यानी कि हृदय को, या डी किडनी यानी गुर्दे को। बताया आप कि सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स किस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आजकल। यही वायरस जो है बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है सभी को। तो देखिए ये जो इफ़ेक्ट करता है, जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, ये लंग्स को यानी कि फेफड़ों को इफ़ेक्ट करता है। और ये क्या बना, इसी से क्या होता है, निमोनिया की जो शिकायत होती है वो इसी से होती है। और ये किसके द्वारा होता है, ये होता है वायरस के द्वारा होता है। और कब आइडेंटिफाइड किया गया था सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स, जो ये इसको डायग्नोस आइडेंटिफाइड किया गया था 2003 में भाई, ठीक है। और जिसको हम SARS सार्स वायरस के नाम से भी जानते हैं, आपने इसका नाम सुना होगा। पहले एक बीमारी आई थी वायरस के फॉर्म में, जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रही है, तो उससे पहले हमारे पास एक सार्स बीमारी थी जिसने बहुत परेशान किया था। इसके वैक्सीन बनाने में भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। तो ये फेफड़ों यानी कि लंग्स को बहुत प्रभावित करता था ये वायरस। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सीवर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स जो अफेक्ट करेगा वो ए को करेगा, सार्स वायरस इसको जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन सही है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन इस सेशन के लिए। तो बने रहिए आप शिक्षा फॉर नौकरी के साथ, और सब्सक्राइब करिए चैनल को फॉर लाइव अपडेट्स के लिए। दिस वॉज अभिषेक त्यागी। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन ऑन टेलीग्राम चैनल। इस वीडियो का PDF आपको वहाँ मिल जाएगा, और इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।